अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। ईवान सदर से एक और हमला हुआ है पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर, और सदर आरिफ अलवी जो कि ख़ुद को तहरीक इंसाफ का सदर ज़्यादा और ममलकत पाकिस्तान का सदर कम समझते हैं, उन्होंने आज अचानक ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबों में जनरल इलेक्शन यानी आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया गया है ऐवान सदर की तरफ से, एक ऐसे मौके पे कि जब लाहौर हाई कोर्ट में पहले ही इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब और इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस मामले पर बहस कर रहे थे कि आखिर सूबाई असम्बलियाँ जब तहलील कर दी जाती हैं तो फिर आम इंतखाबात जो इन सूबों में होने होते हैं उनकी तारीख का ऐलान करने का हक किसको है। तो सदर आरिफ अलवी की तरफ से जो अचानक ये ऐलान किया गया है 9 अप्रैल की तारीख का, इससे एक नया आइनी बहरान भी पैदा हुआ है, और ख़ास तौर पे जबकि लाहौर हाई कोर्ट का पहले से एक हुक्म फील्ड में मौजूद था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो गवर्नर पंजाब से मशवरे के बाद इलेक्शन की तारीख 90 दिन के अंदर अंदर की तारीख का ऐलान करेगा, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी। इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने एक खत के जरिए इलेक्शन कमीशन को यह मजबूर करने की कोशिश की कि उनसे मुलाकात करे और मशवरा करे, ताकि उसके बाद सदर ममलिकत वो काम कर सके जिसका ना तो लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी और बकौल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के जिसकी आइन भी इजाज़त नहीं देता। मेरे सामने 2 आइनी शिक्के हैं, मुख्तसर उनको पढ़ दूँ। आइन की शिक 48(5) है, जिसके तहत जब सदर ममलिकत कौमी असम्बली को तहलील करता है तो फिर वो सदर ममलिकत जो है वो तारीख देता है, और वो तारीख 90 दिन के अंदर अंदर की तारीख होती है मुल्क में आम इंतखाबात के लिए यानी कौमी असम्बली के लिए। जबकि आइन की एक और शिक 105 है जो अलग से गवर्नर के अख्तियारात का बताती है, और 105(3) के तहत जब कोई गवर्नर अपने सूबे की असम्बली तहलील करता है तो फिर वो तारीख का ऐलान करता है आम इंतखाबात के लिए अपने सूबे में, और आम इंतखाबात की वो तारीख 90 असम्बली के तहलील होने के 90 दिन के अंदर की होती हैं। अब ये 2 गवर्नर और सदर के अलग अलग अख्तियारात हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हवाले से, और इसके साथ लाहौर हाई कोर्ट का पहले से एक हुक्म मौजूद था कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है गवर्नर से मशवरे के बाद, और इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी जो लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों ने अभी सुननी थी कि सदर आरिफ अलवी यानी ईवान सदर की तरफ से ये एक मिसाइल आया जिसने बज़ाहिर हुकूमत को भी हैरान कर दिया और एक नया आइनी बहरान भी पैदा कर दिया है। इसी वाले से हम आज बात करेंगे सहाफ़ी प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से इनका ताल्लुक है और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, और आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं असलम खान साहब। हसनात मलिक, सबसे पहले थोड़ी सी अगर कानूनी बात की जाए तो सदारती जो फरमान आया है जिसके तहत अब 9 अप्रैल को इलेक्शंस होने हैं, इस फरमान को आप कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के उस हुक्म के बाद कि जिसमें कहा गया था कि ये ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस कब होने हैं। जी मुतीला जान साहब, ये भी वो उसी तरह का सदर का इकदाम है जिस तरह उन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पे असम्बली डिज़ाल्व की, पार्लियामेंट को डिज़ाल्व किया, नेशनल असम्बली को डिज़ाल्व किया। ये भी उसी तरह का इकदाम है। लाहौर हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, इंटरप्रिटेशन खुद पीटीआई गई लाहौर हाई कोर्ट में कि डेट जो है वो अनाउंस करनी है, किसने अनाउंस करनी है, ये प्रेयर थी लाहौर हाई कोर्ट। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने ये इंटरप्रिटेशन की कि डेट जो है इलेक्शन की वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगा विद कंसल्टेशन गवर्नर के साथ मुशावरत करके। अब ये इंटरप्रिटेशन लाहौर हाई कोर्ट की है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला चैलेंज किया हुआ है इंट्रा कोर्ट अपील में, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल जज का जो फैसला है वो इन फील्ड है। अब उस आर्डर के अभी फील्ड होने के बावजूद भी सदर पाकिस्तान की तरफ से ये इकदाम जो है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कहें कि थोड़ा क्या बल्कि ज्यादा
ये तो आप वाजे कहें कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वायलेशन है। और अगर सदर पाकिस्तान भी अदालतों के फैसलों को इसी तरह देखेंगे, और ये है कि वो आइन में ये भी है कि जो अदालती फैसले हैं उन पे पाबंद करना होना, और सदर पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ आ जाना, मेरा ख्याल है ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन अल्टीमेट ये मामला जो लग रहा है और जिस तरीके से ये एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है पीटीआई की तरफ से, वो है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए। और सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ऑलरेडी मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया कि जी आप एक स्पेशल बेंच बनाएं। तो हम ये कह सकते हैं हसनात मलिक के सुप्रीम कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनकी तरफ से मामला सो मोटो कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को भेजे जाना, क्या इससे भी सदर ममलिकत को कोई इशारा मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या उनकी हौसला अफजाई हुई कि वो इस हद तक चले जाएं सुप्रीम कोर्ट के इन मोअज़्ज़ज़ जजों की इस कार्रवाई के बाद, और ख़ास तौर पे उन रिमार्क्स के बाद कि जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब कर लिया गया था और एक तरह से उनकी सरजनश की गई थी। तो क्या ईवान सदर को शय मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इस तारीख का ऐलान करने के हवाले से? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ी जल्दी दिखाई जब मामला लाहौर हाई कोर्ट में था। एक आर्डर जैसे आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, हम बहुत से लोगों का है कि 90 दिन में इलेक्शन, बिल्कुल 90 दिन में, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन की लाहौर हाई कोर्ट ने, उसके बाद आईसीए फाइल हुई, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आता। जिस तरीके से 2 जजेस ने मामला सो मोटो का कहा कि जी चीफ जस्टिस इस पे इन्वोक करें सो मोटो जुरिडिक्शन, उसके बाद जो सदर पाकिस्तान की तरफ से ये करना, मेरा ख्याल है वो भी उन्होंने ये इंतजार भी नहीं किया कि सो मोटो की जो प्रोसीडिंग है उसका आउटकम क्या निकले, तो सदर पहले ही अनाउंस कर दिया। जिसको तो पंजाबी में एक मुहावरा ना कि पंड काली, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, चोर को लूं पंड काली। बहरहाल एनीवे हमारे साथ असलम खान साहब भी मौजूद हैं। खान साहब, सदर ममलिकत ने जो भी ऐलान किया है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी बालाए ताक रखा गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हम सो मोटो के लिए लिख रहे हैं, तो ये सदर ममलिकत को क्या जल्दी थी आपके ख्याल में, और जो कुछ उन्होंने किया आपकी राय में वो क्या था? मती साहब शुक्रिया। वैसे जो आपने इंट्रो डाला इसका, मुझे तो उस पर ही बड़ी वो जो है अफसोस और दुख हो रहा है। आप जैसा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो है वो ये क्या बातें कर रहे हैं, मैं इस पे हैरान हूँ। उसकी वजह ये है कि आपका सारा ब्रॉटअप मेरे सामने है, मेरे सामने हुआ आपके ज़ेरे तरबियत, आपकी शागिर्दी में छोड़ दें, हमने आइन पढ़ा है, आइन आपने खुद पढ़ा और हमारे अल्लामा एहसानुल हक ने आपका जो है ना आइन का जो है वो उनके साथ आपका हुआ था। मैं तो आपकी आइन उसका जो है नवाजी का बहुत कायल हूँ, सच्ची बात यह है। और मेरा ये ख्याल है कि आप एजेंडा आइटम पे नहीं चलते, ये भी। लेकिन आज जो ये बातें आप कर रहे हैं, हैरानी है मुझे, बिल्कुल मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप इस तरह की बात करें। और भाई ये जो ईवान सदर है ये वफाक की अलामत है, और ये जो सदर पाकिस्तान है ये वफाक के नुमाइंदे हैं सबसे बड़े। पहली बार आपने कहा जी उन्होंने मसाइल दाग दिया, क्या मसाइल दाग दिया? बुनियादी मसला क्या है कि 2 असेंबलियां डिसॉल्व हो गई। आइन वादे तौर पे कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। इत्तेजाद हसन ने कहा 91 दिन भी नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। उस पे सारा मसला है कि बाई इलेक्शन हो तो वो कोई मसला नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई पैसे का मसला नहीं है। लेकिन अगर जनरल इलेक्शन हो तो फिर वो जी नहीं होंगे, वो ये होगा वो होगा। और आप जैसा आदमी ये बातें कर रहे हैं, मुझे इस पे दुख है, खुदा की कसम। ये अभी वो ये हमारा लॉ मिनिस्टर बातें कर रहा था, कोई बात नहीं, चलो लॉ मिनिस्टर को भी सुन लेते हैं। नहीं कोई नहीं, आपकी तरफ ही आते हैं। मैं कह रहा हूँ एक जुमला उनका सुन लें, नहीं छोड़े यार, उसका जवाब ले लेते हैं। नहीं सुने मेरी बात, पहले आप मेरी बात सुने, इंटरप्ट ना करें मुझे। देखें बात ये है, ये जो सदर पाकिस्तान है ना, ये एक ही फैसला है इमरान खान का जो दुरुस्त है इनको सदर बनाना। ये नहीं जानते थे लेकिन हम तो जानते हैं, ये बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं। अच्छा, ये सदर अलवी जो हैं, इन जैसा स्ट्रेटजिस्ट तो शायद हमारे जो अदारे हैं उनमें भी नहीं है। जरा बात ध्यान से सुने, ये डेंटल कॉलेज लाहौर आए, वहां पे बदमाशों का कब्जा था। अच्छा, इन्होंने 6 महीने में खाली करवा लिया और फिर ये सदर बने, और वहां पे जब तक ये रहे अमन अमान रहा। सुने जरा, ये कैसे खाली करवा लिया? ये करवा लिया, बस ये करवा लिया। ये मैनेजर है बहुत गुड। अच्छा, सुने, आइन और कानून के तहत करवाया या बिल्कुल आइन और ना आइन और कानून के तहत करवाया। सुने मसलन क्या ये 2 दफा इलेक्शन हारे जब ये जमात इस्लामी में थे। सुने, कराची में सूबाई असेंबली के 2 इलेक्शन हारे, और 2013 जून में इन्होंने पता किसको हराया, और हजारों वोटों से खुशबख्त शुजात को। ये कौन थी?
ये मतलब इसमें इमरान खान का कोई दिमाग नहीं है, नहीं, इमरान खान का कोई क्रेडिट नहीं है। और बात सुने पहले आप मेरी। हाँ हाँ, बात ये है कि अल्ताफ हुसैन था, और आपको भी पता है कि अल्ताफ हुसैन क्या था, इन्होंने उसको चैलेंज किया। ये ना मौत से डरने बता वाला चुके हैं बंदा है। प्रोग्राम नहीं, में नहीं, खान नहीं, साहब, नहीं, नहीं, मुझे बात बताएं सुनिए इसमें इमरान खान का कुछ भी नहीं है, सारा अलवी साहब की स्ट्रेटजी मैं है। ये कह रहा हूँ कि अलवी साहब की स्ट्रेटजी है ये। अच्छा, और ये जो बातें आप कर रहे हैं ये भी नोट कर लें आप। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था ये पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आरिफ अलवी नहीं हारेगा। अच्छा, इनको सुन ले, और नहीं, इसको छोड़े आवे आरिफ अलवी आवे, इनको सुन ले। ये वज़ीर कानून को प्ले करें जी, खान साहब को इजाज़त सुना दें। ये आईनी सरबराह नहीं हूँ। ये आपने आइन का आर्टिकल 48(5), आर्टिकल 48 क्लॉज 5 सदर को सिर्फ उस सूरत में इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की डेट दे जब वो कौमी असम्बली तहलील करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी हाई कोर्ट में गया हुआ है और गवर्नर साहब भी गए हुए हैं, और ये ICA में पेंडिंग है। ये कौन सा आप आइन है जिसकी आप तशरीह कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं बल्कि अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। आप आइन बनाने वाले भी नहीं है, आइन की तशरीह करने वाले भी नहीं है। सदर मुमलिकत साहब, पार्लियामान ने आइन बनाया, उसकी तशरीह अदालतें कर रही हैं। आपको ये इख्तियार किसी ने दिया कि आप अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन से ये खलवाड़ करें, और बार बार आप कर रहे हैं। जी खान साहब, और यार ये उसी अदालत की बात कर रहे हैं जिसपे मेरी और आपकी मौजूदगी में इन्होंने हमला किया था। छोड़े यार, ये कुछ लोग हैं। अब वो नवाज शरीफ साहब वहां बैठे हैं, कहते हैं ये गैंग ऑफ 5 है, ये जज जो है ये गैंग ऑफ 5 है। और मैं आपको बताऊं, वो जो आप बार बार बात करते हैं कि जी ये स्टाम्प पे गया, ये आइन 48, वो ये 48 नहीं है, वो निकालो ना, वो जो है 105 गवर्नर नहीं, गवर्नर नहीं, वो जो तीसरी है वो। और भी ये कानून है, आइन बड़ा है या कानून? और यार आप इस ये इंटरप्रेट, और इस आइन को छोड़ो, ये आइन कहाँ गया? वो वोट को इज्जत दो, कहाँ गई? अच्छा, और ये वो मतलब आइन के मुताबिक अलवी साहब ने कुछ नहीं किया। ये आइन के ऐन मुताबिक किया उन्होंने। बताए ना कहाँ पे 48 में क्या लिखा है? आइन यार, आइन ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। आइन में कहाँ लिखा है? आइन में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। सूबाई असेंबली के तारीख यार सब लिखा हुआ है, सर बता देना, ये सब कुछ ये लिखा हुआ है। और देखो ये मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। प्रेसिडेंट शेल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शन आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। तो उसने 2 खत लिख दिए, कंसल्टेशन हो, और नहीं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का कुछ नहीं है। अलग है ना। और यार इसको छोड़ो, ये एलेबोरेट ये कर रहे हैं। गवर्नर को किधर लेंगे? गवर्नर कोई नहीं, गवर्नर उसी का नुमाइंदा है। जब वो बदतमीजी करेगा गवर्नर, तो जिसका वो नुमाइंदा उसको पीछे कर देगा। जब गवर्नर बदतमीजी करेगा तो आइन के मुताबिक सदर साहब भी वही करेंगे जो गवर्नर। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद असनाद मलिक हमारे साथ हैं। और आज इमरान खान जो जमानत के लेने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए, क्या हंगामा था, क्या माहौल था, अजब धरने का सा माहौल था अदालत के अंदर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद सहाफ़ी प्रोग्राम में अब चलते हैं लाहौर हाईकोर्ट की तरफ, जहां से ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हिफाजती जमानत मिल गई है। 2 मुकदमात थे। एक मुकदमा हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शहबाज रिजवी के सामने था, जिसमें 3 मार्च तक हिफाजती ज़मानत दे दी गई है। और एक मुकदमा जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में था, जहां पे दरख्वास्त ज़मानत इमरान खान साहब ने वापस ले ली, ये कह के कि ये जो दरख्वास्त ज़मानत थी ये उनकी मर्ज़ी के बगैर, इजाज़त के बगैर और उनके दस्तखतों के बगैर जो है वो दायर की गई थी। अब बगैर दस्तखतों के तो दायर हो नहीं सकती, किसी न किसी ने दस्तखत तो किए थे, वो जाली दस्तखत भी हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस दरख्वास्त ज़मानत की मैंने तो इजाज़त नहीं दी थी, ये वकील ने मेरे से पूछे बगैर कर दी थी। असनाद मलिक साहब, इमरान खान साहब पहले 25 मई वाला जो एक केस था, आपको याद होगा, जब डी चौक में हंगामा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी हुई थी, उसमें भी कुछ हदायत लेके एडवोकेट फैसल चौधरी सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे जस्टिस इजाजुल हसन के बेंच में, और कहा था जी हमने हदायत ले ली हैं, और वकला को रिहा कर दिया गया था और कमिटमेंट दी थी कि कोई हंगामा नहीं होगा, डी चौक में कोई नहीं आएगा। और बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तो कोई ऐसी कमिटमेंट दी नहीं थी, और जो एडवोकेट फैसल चौधरी हैं उन्होंने बगैर पूछे अपनी तरफ से अदालत के सामने ये बातें कर दी थी, PTI की तरफ से तो कोई कमिटमेंट नहीं थी।
तो ये खान साहब जो हैं अदालतों के साथ ये क्या आप समझते हैं इनका रवैया है, और ये जो जमानत में ली है इसका क्या मतलब है कि अब अगर 3 मार्च तक जमानत मिल गई है तो 3 मार्च तक तो गिरफ्तार नहीं होंगे, मगर 3 मार्च को इनको इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा अपनी जमानत की तस्दीक के लिए। तो क्या अब रास्ता खुल गया है, खान साहब आप अदालतों में पेश होना शुरू हो गए हैं? जी मतीउल्लाह जान साहब, अदालतों में पेश होना पड़ेगा। इमरान खान साहब पे 2 दर्जन से ज़ायद मुख्तलिफ मुकदमात हैं। 2014 से लेके 2022 तक जो कुछ उनका साथ होता रहा वो एक अदालतों ने एक लाडलापन उनका जो वाज़े नज़र आया। लेकिन यहाँ अब जो हमने देखा है कि अप्रैल के बाद से यहाँ अदालतों में जो है वो उस तरह की अभी भी इमरान खान साहब को कोई बड़ा कोर्सिव आर्डर उनके खिलाफ नहीं आया, लेकिन यह है कि लिटिगेशन उनके खिलाफ काफ़ी है। लाहौर हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लोअर कोर्ट में जो है वो मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा इस वक्त जो केसेस की एक यलगार है, और उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद वकला भी अपने मुख्तलिफ प्रोफेशनल हायर की हुई हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो रही। और कल जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है तोशा खाना का, जिसमें जो है वो बहुत से आईनी माहिरीन का है कि जी उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, वो उसके लिए उनको कल इंडाइट होना है। और ये कल जो है फर्द जुर्म के लिए तारीख रखी गई है, और अगर कल भी इमरान खान नहीं आते तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि जज जफर इकबाल की अदालत से उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो सकते हैं। असलम खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो इतने सारे मुकदमात बने हुए हैं, आइन और कानून के मुताबिक आपके ख्याल में इमरान खान साहब को किसी में सजा हो सकती है या नहीं? आइन और कानून के मुताबिक तो इमरान खान को किसी केस में सजा नहीं होगी। अच्छा, गैर कानूनी तौर पे सजा हो सकती है, वो आपकी ख्वाहिश पे सजा हो सकती है। और यार ये किस कानून और आइन और अदालतों की बात, जिन्होंने खुद आपकी मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जो बैठ के ये कहते हैं ये गैंग ऑफ 5 है। ये मज़ाहर अली नकवी साहब जो हैं, आपको पता है ये खानदान क्या है? पिलकनी के पीरों का ये बेटा, ये मोहसिन नकवी, ये कौन है? और यार हमें किसी सियाको सबाक का इल्म नहीं है। ऑडियो जो है, ये ऑडियो झूठी है। अच्छा, ये फैब्रिकेटेड है, नकवी साहब की नहीं है। ये नकवी साहब की नहीं होगी, उसमें जोड़ तोड़ की हुई है। अच्छा, परवेज इलाही से उनके कोई ताल्लुकात नहीं है? नहीं, परवेज इलाही से क्या, उनके सबसे ताल्लुकात है? क्या बात आप कर रहे हैं? तो क्या ये समाजी ताल्लुकात ही आप खत्म कर देंगे? आप मेरा और आपका इख्तलाफ हो तो हम अपने समाजी ताल्लुकात खत्म, हम 30 साल की वो मोहब्बत खत्म कर देंगे? क्या बात आप कर रहे हैं? आपको याद है जब आपके बारे में ISPR झूठी बातें जारी करता था, कौन उनको पंच करता था? दिस तो ये नकवी साहब के ऊपर अगर एतराज हो रहा है तो उनको कुछ तो वजाहत देनी चाहिए। उन्हें वो कोई पाबंद नहीं है यार, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो क्यों दे? कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी चाहिए? नहीं, इन्वेस्टिगेशन जो है, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो करे। देखो आप जो आपके है ख्याल में उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए इस ऑडियो लीक के ऊपर, जिसने भी ये की है या जारी की उन्हें है? नहीं, ये चीफ जस्टिस को करना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। नहीं, चीफ जस्टिस को इस पे जो है वो सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें क्या है? लेकिन ये नहीं है कि मैं और आप कहें और बाहर बैठे वो स्विट्जरलैंड से सीधा ही आए और आगे कहे कि नहीं मैं तो देखे ना 18 साल के। और उस ऑडियो की फोरेंसिक भी करवानी चाहिए। फोरेंसिक बिल्कुल होनी चाहिए, 110% ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें बिल्कुल कोई फोरेंसिक जो है वो हो ही नहीं सकती। अब ऐसा वो सॉफ्टवेयर आ गए हैं। अच्छा। मेरी और आपकी ये आवाज गुफ्तगू जो है, इसको वो अपने तौर पे नए तरीके से रीहैश कर दे। डीप फेक वीडियोस भी, जैसा अब तो वीडियोस की भी जिक्र हो रहा है। ये बिल्कुल ये वीडियोस ही बन सकती हैं। हाँ, बिल्कुल ये सब कुछ हो सकता है। और इमरान खान साहब ने भी इस बारे में डीप फेक वीडियोस के बारे में काफी कुछ बताया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बार बार ये इमरान खान इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि सारी इसके गिर्दी घुमा दी जाए। ये सारी कहानी है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाकी ये 100 मुकदमा इस पे कर दिए थे। क्या वो एक लड़का CCPO लाहौर एक सरकारी मुलाजम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के
उसकी ट्रांसफर वो भी सुन लें, वो भी सुन लें। ये जो है ना बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, ये एक बीबे आदमी थे हमारे नजदीक। मैं नहीं जानता आप, मैं जानता हूँ, ठीक है। अभी क्या करते हैं ये CCPO लाहौर है इस वक्त। एक लौंडा लपाड़ा है यहाँ पे फिरता है, वो ये कहता है कि मैं 20 लाख रुपए इनसे लेता हूँ महीने के, इनको मैंने लगवाया। ये तो आप पता नहीं। नहीं, ये तो खैर आप इल्जाम लगा रहे हैं, और मेरे ख्याल में छोड़ दे, इल्जाम नहीं है इस तरह के इल्जाम तो नहीं कोई हमारी पॉलिसी नहीं है। जब तक कोई एविडेंस ना हो, कोई केस ना हो। मैं कह रहा हूँ एक लौंडा ऐलान कर रहे हैं, ये तो बकवास झूठ बोलता है। अगर आपने खुद कह दिया वो लौंडा ले पाड़ा है, हाँ। उसको आप ये अहमियत दे रहे हैं, तो फिर उसका इल्जाम नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब जो CCPO हैं, गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं, उनके हवाले से 3 दिन से जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस मुनीफ फारूक ने एक ऑर्डर जारी किया है कि उनकी ट्रांसफर को मुअत्तल कर दिया है। तो तहरीरी तौर पे अभी तक क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया कि पंजाब गवर्नमेंट जो है इलीगल एक्ट कर रही है ना। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म 3 रुकनी वो जुबानी हुक्म दे दिए, तहरीरी तौर पे क्यों नहीं जारी किया? अच्छा, तहरीरी तौर पे कुछ जरूरी नहीं है कि हर जज जो है वो हर हुक्म को तहरीरी तौर पे जारी करे। नहीं कह सकता कि इंज कर लो, इंज कर लो, इंज कर लो। ये आपको जैसे आप भी कहते रहते हैं यार इंज कर लो तो इंज कर लो, तो नहीं, मैं तो जज नहीं हूँ ना। नहीं तो फर्क तो होना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो 3 रुकनी बेंच है, आपको पता ना, इसे लार्जर बेंच है जी, वो डिवीजन बेंच से भी बड़ा होता है। और वो कह सकते हैं, ये रहा कि वो तहरीरी आर्डर दे देंगे जब उनके पास टाइम होगा। आपको और मुझे क्या जल्दी है? वैसे हसनात मलिक साहब, ये जो ऑडियो लीक का मामला है, इस पे असलम खान साहब तो कह रहे हैं कि इस पे सो मोटो होना चाहिए, इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसकी फॉरेंसिक होनी चाहिए। नहीं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को टेक अप करना चाहिए। असल मसला ये है। आपके ख्याल में ये मामला किस तरफ जा रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से? देखिए मतीला जान साहब, सुप्रीम कोर्ट अभी वहाँ ओपिनियन डिवाइडेड है। जैसा कि हमने रिपोर्ट भी किया कि एक इनफॉर्मल जो है मीटिंग भी हुई फुल कोर्ट की, जजेस ने इस पे डिलिब्रेशन भी की, और उस पे जो ओपिनियन थी वो मुख्तलिफ थी। कुछ की आरा ये थी कि जी जो कुछ जो ऑडियो जिस तरीके से लीक की गई वो प्रेजुडिस किया गया, केस को कंटेम्प्ट की गई। दूसरी तरफ था कि जी मामले को प्रोब करना चाहिए। तो वहाँ अभी तक चीफ जस्टिस की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना कोई क्लेरिफिकेशन आई है, ना ये है कि कोई मामला आगे जाएगा। लेकिन इतलात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की इस ये जो जब से ऑडियो आई है तो बहुत से हालात जो है वो वहाँ की वर्किंग भी बड़ी इफेक्ट हो रही है, और बड़ा वाजे जो है वो हमने देखा कि 2 जो डिवाइड थी जस्टिस काजी फैसल के केस के बाद जजेस की एक नजरियात थी वो फिर खुल के सामने आई है जस्टिस मज़ाहिर के इस मामले में भी। और लेकिन इसमें है क्या, जैसे असलम खान साहब कह रहे हैं कि लोगों के ताल्लुकात तो होते हैं, दोस्तियां होती हैं, 30-30 साल की रिश्तेदारियां होती हैं, तो मतलब क्या रिश्तेदारों के केस भी सुनने में कोई हर्ज तो नहीं है बकौल असलम खान साहब के? तो यार मलक क़यूम की और शहबाज शरीफ साहब की याद नहीं है वो ऑडियो? वो भी थी, वो छोड़ो। और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इनको भी दे देना चाहिए। उसने क्या इस्तीफा दिया था? वो तो अटॉर्नी बन के उसने पैसे डुबो दिए थे पाकिस्तान के, इस्तीफा तो दिया था, मिलियंस ऑफ डॉलर कर दिए थे। साहब आप क्या कहते हैं? वैसे उस ऑडियो में ऐसी क्या खास बात है जो असलम खान साहब को नहीं समझ आ रही? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही। देखिए उसमें जो ये बात हुई कि जी वो जो जज साहब की बात है प्रोजलाई से, वो 3 महीने पहले की है, और जब वो चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन जो दूसरी बातें हुई, अब मसला ये है कि इसका प्रोब होना चाहिए। आपको पता है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम ने इल्ज़ामात या एक उनका एफिडेविट सामने आया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस पर एक सो मोटो लेके मामला एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग एक इनिशिएट की ओपन कोर्ट में, और सब कुछ पब्लिक में जो है वो की। लेकिन अब जो ये मामला है इसमें अभी तक खामोशी है चीफ जस्टिस की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई चीज़ नहीं, ना क्लेरिफिकेशन आई है, ना कि जी हम इस मामले को किस तरह देख रहे हैं। और इससे मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट और उस जज के साथ भी ज्यादती है कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आ रहा। ये भी बड़ी एक ज्यादती है उन जज साहब के साथ भी। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे तो जाना चाहिए, या एटलीस्ट कोई एक स्टेटमेंट जारी होनी चाहिए। जितना इस चीज को अगर आप कहें कि ये दबाया जाएगा, दब जाएगी, खामोशी हो जाएगी, वो इस तरह नहीं होगा। बिल्कुल असलम खान साहब ने भी यही बात की है कि इसके ऊपर सो मोटो होना चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल यार प्रॉपर फोरम है, वो ले टेक अप करे ना इसे। ये आप क्या बात कर रहे हैं? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो अहम मसला
कि न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया ऑडियो लीक के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो वो हुक्म भी नहीं आया जो पुलिस अफसर के तबादले को मुअत्तल करने के हवाले से था। तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानते हैं। काफ़ी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस, और आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है। हिफाजती ज़मानत से मुराद ये है कि 3 मार्च तक अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो कम से कम जमान पार्क के जो अवाम है इस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया एक मुकदमे में, और दूसरा जो मुकदमा है उसमें उन्होंने दरख्वास्त जमानत ही वापस ले ली है। तो शायद जमान पार्क के जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, लवर्स हैं, जो भी हैं, उनकी मुश्किलात अभी कम नहीं होंगी। उधर तो बड़ा हजूम है खान साहब, आप नहीं गए उधर? मेरा क्या ताल्लुक है पीटीआई के इन लवर्स से? अच्छा। मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, मैं अजीजम तुम्हें भी ये कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के को पकड़ो। अच्छा। 90 दिन के इलेक्शन पे इसरार करो, ये ना करोगे कानवा दिन हो जाएगा। नो 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 नो, इस पे चलो। और मैं आपको बताऊं, ये इत्तेदाद एहसन साहब जो है ना, इनसे मेरा खास तौर पे बहुत वो रहा, इख्तलाफ रहा कुछ चीज़ों पे, लेकिन सही बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन बैरिस्टर एतजाज एहसन, लेकिन जो इन्होंने जिस तरह दलेरी के साथ इंटरप्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को, और अपनी पार्टी की परवाह नहीं की। एतजाज एहसन साहब के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और उनके लिए हमेशा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जबरदस्त इंटरप्रेट किया। बट एनीवे, हसनात मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो तहरीरी हुक्मनामे आने में ताखीर हो रही है? एक पुलिस अफसर के तबादले को जुबानी तौर पर मुअत्तल कर दिया उन्होंने कि वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, मगर तहरीरी हुक्मनामा नहीं आ रहा। तो क्या आम तौर पे सुप्रीम कोर्ट जब जुबानी हुक्म देती है तो क्या वो तहरीरी हुक्मनामे में कुछ बदल भी सकता है? क्या रवायात हैं और कानून क्या कहता है? अतिउल्लाह जान साहब, और तो इससे पहले ऐसे नहीं हुआ, लेकिन इसी बेंच ने एक दिन पहले ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कल हाजिर हों और वो एक डिटेल रिपोर्ट दें। लेकिन जब रिटर्न ऑर्डर शाम को आया तो वो मैटर, जब सवालात हम सब ने उठाए कि ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो फैसला है उसमें है कि 100 मोटो प्रोसीडिंग जो इनिशिएट होनी है वो चीफ जस्टिस की अप्रूवल से होनी है, और चीफ जस्टिस को मामला जाएगा और फिर उसके बाद वो बेंच बनाएंगे, चाहे वो इसी बेंच को भेज दें। जब ये पॉइंट आउट किया गया तो उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से था कि जी उन जो रिपोर्ट वो दें और पेश हों, वो मामला उन्होंने उसमें नहीं लिखा और बड़ा उससे स्किप कर गए। तो ये जो बेंच है इसमें इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ऑलरेडी इस तरह की इनकी प्रेसिडेंट है एक दिन पहले की, कि जो चीज़ कही उसके बाद अगले दिन जब ऑर्डर आया तो उसमें वो मुख्तलिफ था। इस दफ़ा मे बी ऑर्डर वो यही हो, कुछ दिन लेट आए, क्योंकि अगर ऑर्डर जो है वो डिक्टेट कराया गया है तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि उसमें जो है वो रद्दोबदल की जाए। लेकिन एक इसी तरह कनेक्टेड मैटर जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफर की जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच में है, तो ये भी हो सकता है कि वो मामला फिर वहाँ आए, क्योंकि जो है वो जब ये ऑडियोज निकली हैं उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक डिफेंसिव मूड लग रहा है। वहाँ कोई इस तरह नहीं आ रहा कि इतना कुछ होने के बावजूद उनको चाहिए था कि उसी वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आती और कोई क्लैरिफिकेशन आती, वो भी नहीं हुई। जो इनफॉर्मल मीटिंग हुई उसमें भी जो बातें हुई वो भी उसमें भी कंसेंसस जो इतलात है कि नहीं हो सकी। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त स्वेयर एक क्राइसिस है और वो जस्टिस काजी फैसला के बाद जो चीजें हैं वो मजीद बढ़ रही हैं। असनाद साहब, मेरे ख्याल में इस हंगामा खेज जो आज लाहौर हाई कोर्ट की समात रही है और पूरे चैनल्स जो हैं इमरान खान और पूरी अदालती कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट करते रहे हैं, लाइव दिखाते रहे हैं, इस हंगामे के पीछे एक और कार्रवाई भी हुई है और वो है कौमी असम्बली में ज़िमनी बजट पास हो गया है। तो मेरे ख्याल में ना तो इमरान खान साहब के लिए ना उनकी पीटीआई के लिए ज़िमनी बजट मसला था, और शायद हुकूमत तो वैसे भी चाहती थी कि खान साहब के ऊपर सारे कैमरे रहें, और तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। वैसे रोक तो सकते नहीं थे असलम खान साहब, ज़िमनी बजट के हवाले से कोई कार्रवाई तो ऐसी हो नहीं सकती थी। मगर हसन मलिक साहब, ये आप नहीं समझते कि ये एक पुलिस अफसर के तबादले या पंजाब में पुलिस अफसरों के तबादलों या तैनातियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो फैसले भी कर रही है, खान साहब आपके ख्याल में
क्या ये इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं हो गए ये अफसरों के तबादले जो हैं? और क्या ये अब निगरान हुकूमत की बजाय, इलेक्शन कमीशन की बजाय सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि कौन से अफसर को कहाँ तैनात करना है? मतीउल्लाह साहब, ये हमने देखा है कि बहुत ज्यादा हम इस पे ना टाइम जाया कर चुके हैं। एक सीसीपी हो ये गए, असनाद आपकी तरफ बाद में आते हैं, पहले असलम खान जी। एक तो ये कि ये एक तबादले पे ना हम बहुत टाइम जाया कर चुके ये हैं। आप जजेस की बात कर रहे हैं कि टाइम जाया कर दिया उन्होंने? वो तो करते ही रहे हैं, वो मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मैं तो उन्हें कहूंगा कि ये मतीउल्लाह जी, ये मैं हूँ, हमारी 30 साल की एक तारीख है, आप देख लें कौन अटैक करता रहा और कौन आपको डिफेंड करता रहा। हम तो डिफेंडर थे जी, अच्छा। आप अटैकर थे जी। छोड़े ना इस बात को, वो छोड़ें आप इन बातों को। बात ये है कि ये जो तबादला है ना लाहौर में, ये वैसे एक अजीब बात है। ये जो अपने ये लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, ये बैठा ही नहीं उसके बाद, जो फैसला करने के बाद, जबानी फैसला करने के बाद उन्होंने एक और केस के साथ लगा दिया ना कि वो जब टेकअप होगा दूसरे तबादलों का, बस वो गया। ये आप लिख लें, मतलब ये मुअत्तल रहेगा, ये इसी तरह ये रहेगा। असरात आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये बिल्कुल, सियासी बिल्कुल। तौर पे इलेक्शन का जो अमल है मुतासर नहीं हो सकता है इससे? देखिए, अगर अदलिया ने, जिस तरह हमने देखा कि माजी में भी जिस तरह इंटरफेरेंस की तो फिर इल्जाम लगे। आरओज का इलेक्शन 2013 में क्यों कहा गया, यही इमरान खान साहब ने कहा कि, और इफ्तिखार चौधरी साहब ने फिर उस पर 100 मोटो भी लिया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी इनिशिएट की इमरान खान पे। 2018 में जब साकिब निसार साहब ने इलेक्शन मैटर्स में इंटरफेरेंस की तो फिर उन पे अभी तक क्या इल्जामात लग रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा तरीके से इस चीज़ों को चलना होगा। इस वक्त जी, बड़े बहुत ज्यादा तरीके है। से चलना होगा। मती साहब, मैं एक मलिक करना चाहता हूं। जी, क्विकली वन लाइन। हाँ जी, वन लाइनर ये है मती साहब, आप जो है ये अगर 9 अप्रैल को इलेक्शन ना हुआ, अच्छा, तो आप याद रखें इस मुल्क में जो है ना बराह रास्त वो आ जाएंगे जिनसे आप बचते फिरते चलें, हैं। अल्लाह खैर करे। हाँ जी, जी। हमने क्या बचना है, बच के भी नहीं बचते। साहबी प्रोग्राम से इतने इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।